जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12th फिजिक्स लेक्चर। आज हम लोग क्लास 12th के इस लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टडी किया था और उसके पोटेंशियल को, उसकी एनर्जी को, वर्क डन, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ मेटल। तो हेडिंग आप लोग डाल दीजिए क्लास 12 की फिजिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है, एनसीईआरटी और 1 और 2। एनसीईआरटी में चैप्टर 1 को इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड बोला गया है, चैप्टर 2 को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर बोला गया है। इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइंड करके हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो इन दोनों को कंबाइंड स्टडी मैंने शुरू से ही करवाया है। ऐसी स्टडी मैंने की है ताकि कहीं पे आपको कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। ओके, इन दोनों चैप्टर्स के कंबाइंड वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके पहले मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें आपकी फर्स्ट चैप्टर में थी, कुछ चीज़ें आपकी सेकंड चैप्टर में थी और उसके बाद फिर सेकंड पढ़ने के बाद हम लोग फिर फर्स्ट में वापस आए थे। तो काफ़ी हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से चले थे। तो आप इसको थोड़ा सा कोऑपरेट और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। आज का जो टॉपिक है उसकी हेडिंग आप लोग डाल दीजिए। उसकी हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर मतलब कंडक्टर या फिर हम लोग मेटल भी बोल सकते हैं। मेटल्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसमें मैंने मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ा था, लेकिन मेटल की बिहेवियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने नहीं पढ़ा था। आज वो टाइम आ गया है। मैंने बोला था कि जब हम लोग पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेंगे तब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दैट्स द टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर। ओके, ये सब आप हेडिंग डाल दीजिए। और सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहला जो बिहेवियर शो करता है उसको देखेंगे। देखिए, फर्स्ट में देखिए, जब भी आप किसी भी मेटल्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में रखते हैं, मतलब या फिर आप क्या करते हैं, जब भी किसी भी मेटल से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन आप इंजेक्ट कर देते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्ट आउट हो चुका है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। और जब कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है तो हमेशा उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, पोटेंशियल गेट इंक्रीजेस। व्हेन योर बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस, और पोटेंशियल हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। ओके, पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। एंड व्हेन सम बॉडी अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन, व्हेन सम बॉडी inhale the electrons, then what happens? Then body acquires negative charge, and when a body have negatively charged, then it must be their potential decreases. So इसका potential जो होगा वो decrease करेगा और यहाँ पे potential आपका negative होगा, less than 0. ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट किया जा रहा है। क्लियर? तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसमें आप लिख लीजिए when a body acquires positive charge then its potential rises, and when a body acquires negative charge its potential decreases। और ये डायग्राम आप बना लीजिए। ओके, अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टीज में चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है, इसको देखते हैं। चलो इसी में बता देते हैं। सेकंड, जब भी किसी भी कंडक्टर को इंडक्शन के थ्रू आप चार्ज करते हैं तो हमेशा उस पर पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। जैसे
जैसे सपोज दैट में हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, दिस इज न्यूट्रल नाउ। हम लोग सेकंड टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं, न्यूट्रल। आप क्या करते हैं, एक कंडक्टर यहाँ पे लेके आते हैं पॉजिटिव चार्ज का इंडक्शन के थ्रू, और इस पर जो चार्ज है सपोज Q0 है। जब इसको इसके पास लेके आते हैं तो इस कंडक्टर पर क्या होता है, दिस इज ए कंडक्टर और मेटल, क्योंकि कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस होगा कि ये कंडक्टर या मेटल होगा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो जब इसको इसके पास लेके आते हैं तो इंडक्शन प्रोसेस से ये चार्ज हो जाता है, लेकिन जो आपकी चार्जिंग बॉडी जो होगी, जो चार्ज करने के लिए आती है, जो बॉडी चार्ज करने के लिए आती है, उस पर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इस वाली बॉडी पर डेवलप हो जाएगा, Q0। सपोज करते हैं इसमें Q चार्ज डेवलप हुआ है तो उस पर भी उतना ही चार्ज हो जाएगा डेवलप, लेकिन अपोजिट नेचर का। अगर ये प्लस है तो इस पर जो चार्ज डेवलप होगा वो माइनस चार्ज डेवलप होगा, और अगर ये माइनस है तो इस पर जो चार्ज डेवलप होगा वो प्लस चार्ज डेवलप होगा। ओके, इसको ये हो गया। और अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज बॉडी आ रही है जिस पे चार्ज है -Q0, तो आपके पास ये जो बॉडी होगी इस पर जो निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, अब यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, लेकिन नेचर अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे Q0 डेवलप हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपकी बॉडी इंडक्शन प्रोसेस से कंप्लीट चार्ज हो जाता है। कंप्लीट चार्ज होने की वजह से आपका यहाँ पे पूरा का पूरा बस नेचर अपोजिट हो जाता है। ओके, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें व्हेन ए बॉडी अंडर द इंडक्शन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग देन इट हैव द चार्ज Q = -Q0, इसको लिख लीजिए। और जहां पे Q0 चार्ज ऑन द चार्जिंग बॉडी, जो बॉडी चार्ज करने आती है। क्लियर? चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं क्योंकि स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। चलो इसको नोट कर लीजिए और स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। वी आर स्टडीइंग अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर। सब नोट करते चलिए। अब जो थर्ड पॉइंट है उसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज सेइंग द थर्ड पॉइंट। चलिए, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जब भी आप किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो हमेशा उसकी डेंसिटी आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है। जैसे आपकी बॉडी, आपने स्फेरिकल बॉडी है, अगर बॉडी आपकी स्फेरिकल सिमेट्री है तब तो बॉडी आपका जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिएगा, इफ बॉडी इज स्फेरिकल, ये आपका कंडक्टिंग बॉडी है, इफ बॉडी इज मतलब मेटल स्फेरिकल, देन चार्ज ऑन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, और अगर आपका कोई बॉडी जैसे यहां पे है, इस तरह से आपकी बॉडी है, तो यहां पे देखिए आपका कर्वेचर ज्यादा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। ओके, जब कर्वेचर ज्यादा होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है तो वहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, मतलब आपका जो चार्ज है शार्प पॉइंट पर उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपका चार्ज डेवलप हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए चार्जेस दूर दूर है, चार्जेस आर फार अवे टू ईच अदर, बट एट दिस पॉइंट charges are very near to each other because at the radius of curvature when decreases then its charge density increases। यहाँ देखिए चार्ज बहुत ज्यादा है, पास है, तो शार्प पॉइंट पर आपका क्या होता है, at sharp point charge density is more।
चार्ज डेंसिटी इज मोर, और चार्ज डेंसिटी जो होती है सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन आर। सिग्मा प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे क्योंकि और कांस्टेंट्स भी रहते हैं, तो जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा उतनी चार्ज डेंसिटी आपकी डिक्रीज करेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उतनी आपकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी। इसी वजह से देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो इस वजह से यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज कर जा रही है। तो इसको आप लिख लीजिए, दिस इज द थर्ड पॉइंट। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पर चलने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए। नाउ वी हैव 4 पॉइंट, बढ़ते चलिए। और यहाँ पे देखिए ये आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, नो मैटर, ओके, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लीज मेक इट। नाउ प्रोसीड फॉर द फोर्थ पॉइंट। चलिए फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में आपने क्या बोला, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आपके पास ये कोई बॉडी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगे और उसके बाद ऐसे निकल के चली जाएंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर क्या होती है, 0। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाएगा, 0। तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे आएंगे, ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे निकल के चली जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल्स के अंदर, मेटल्स से जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं हमेशा वो उसके सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always perpendicular to the surface of conductor। हमेशा ये कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगे। जैसे सपोज दैट आपकी ये बॉडी है, देखिएगा हमने एक बॉडी का शेप ऐसे ले लिया, ठीक। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकलना है तो ये हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर, जैसे ये यहाँ पे आया है तो ऐसे आपका आ जाएगा। अब इसको यहाँ से निकलना है तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से निकलना है तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से तो ऐसे, यहाँ से ऐसे, और इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। प्लीज नोट इट, अच्छे से इसको नोट करते चलिए। ओके, तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी हर पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर। एंड फॉर द स्फेरिकल चार्ज बॉडी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली, ये देखिए रेडियल डायरेक्शन में होंगी, बिल्कुल इस तरह से। नोट इट वेरी केयरफुली। इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी हमेशा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इसको इस वाली प्रॉपर्टी से आप देख सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्वेश्चन उठता है कि क्या चीज है जो ये बताती है कि ये हमेशा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो बनेंगे यहाँ पे देखिए, और इसका जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस
हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस बनाए तो ऐसे बनेगा, देखिएगा बिल्कुल इसी शेप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा सरफेस। देखा जाए ये दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, नेक्स्ट स्पॉट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसको नोट करते चलिए और समझते भी चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मेटेलिक सरफेस और परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। और ये इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई भी सरफेस हो आपका, वॉट एवर एनी सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम लोग चलेंगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 के बाद 6 आइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside the conductor remains same and equal to the potential at surface, equal to the potential at surface। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर सेम होता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा स्फेरिकल बॉडी है, इसके इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर पोटेंशियल आपका क्या होगा, सेम होगा। जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, और सेंटर पर भी आपका पॉइंट ओ, तो वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी इक्वल टू वी ओ। और जितना पोटेंशियल आपका जो है इस पे होगा, क्या कहते हैं कि सरफेस पर होगा, चाहे आपका बॉडी सॉलिड हो चाहे आपका बॉडी हॉलो सॉलिड, दोनों के केस में आपका पोटेंशियल इस तरह से होगा। और ये पोटेंशियल इक्वल होगा किसके, सरफेस के, वी सरफेस। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही आपका पोटेंशियल पूरी बॉडी में अंदर भी वही होगा। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। IIT से रिलेटेड हो गया और बोर्ड से, नीट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस में इसका कॉन्सेप्ट बहुत जोरों से यूज होता है। ओके, इसलिए इसको समझिएगा, हमेशा इसके अंदर पोटेंशियल उतना होगा जितना इसके सरफेस पर होगा। तो यहाँ पोटेंशियल जो होगा वही पोटेंशियल इसके पूरे अंदर होगा, बाहर इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए आप इसको समझिएगा, वी ए इक्वल टू वी बी। तो आपका ये पूरा मेटेलिक सरफेस और अंदर पूरा जितना एनवायरनमेंट होता है वहां पे पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब, और जब पोटेंशियल सेम होगा तो कभी भी वहां पे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब अंदर आपको यहाँ से यहाँ जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं पे भी आप टहलिए, आपके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा। ओके, कोई भी आपके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज आप चाहे यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? ओवरऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अगली अपनी कौन सी प्रॉपर्टी है उसको, हाँ चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम लोग किसी भी सरफेस को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे ये हमारे पास है एक कंडक्टर है, जब ये कंडक्टर अर्थ के साथ कनेक्टेड हो जाता है, अर्थ के साथ कनेक्टेड हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल हमेशा कितना हो जाएगा, 0। व्हेन ए कंडक्टर कनेक्ट्स विद अर्थ, its potential always become 0 because the potential of the earth remains 0 at all।
तो अर्थ का जो पोटेंशियल है ये हमेशा आपका क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए जो भी कंडक्टर, जो भी मेटल प्लेट इसके साथ कनेक्टेड होगी, चाहे वो स्फेरिकल हो, व्हाटएवर द शेप ऑफ द कंडक्टर, एक्चुअली all the conductor have acquired the zero potential because it is directly connected with the earth. So please remember in mind that if any conductor connects with the earth, its potential remains zero. Okay? तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर। तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, और ये हमारी फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसको देख लीजिए। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, तो ये सब हम लोग ये सब खुद से करने वाला टॉपिक है। ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा तब आप करिए। अब आपके पास इतना नॉलेज हो गया है कि आप अब ये काम आप खुद करिए। अब ये काम आप खुद करिए कि कौन सा, इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, इसके पास क्या प्रॉपर्टी, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज हैं। दिस इज योर वर्क। बाय द वे आई विल डू इट लेटर, बट ट्राई टू डू इट। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग इसके पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने एयर या फिर वैक्यूम के लिए पढ़ा था। तो मतलब पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने जो बेसिक आपके बोर्ड के सिलेबस की थी और जो नीट के सिलेबस को टच कर रहा था, और उसका पूरा डेरिवेशन भी मैंने करवा दिया। सारी चीज़ें मैंने कवर कर लिया है। और एक जब हम लोग पूरा IITs की सीरीज़ बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी सी इसकी और एडवांस लेवल की थ्योरीज को लेंगे। बाकी आप ये थ्योरीज आप कवर करते रहिए, बहुत अच्छे से मैंने डिटेल्स में सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी तक हम लोग एयर या फिर वैक्यूम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी, मतलब जब आपका चार्ज वैक्यूम में रखा होता था तब हमने जो है उसके बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है। अब हमें अगला जो टारगेट होगा हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन ए मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज जो हमने पढ़ा यही सब था। अब डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में जब आपका चार्ज किसी मीडियम में रखा हुआ है तब उसका बिहेवियर, तब जैसे हमारा एक चार्ज है, यहाँ भी एक चार्ज है। जब वैक्यूम में था तब तो हमने लगा दिया 1/4πε0 Q × Q0/r²। लेकिन जब ये दोनों किसी मीडियम में रखे हुए, जैसे पानी में रखा गया है या इनके बीच में कुछ रखा गया है, जैसे पेपर रखा गया है, तब ये अपने बिहेवियर को कैसे शो करेंगे, तब इन पे कितना फोर्स लगेगा, तब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को पढ़ेंगे। इसके पहले पूरा वैक्यूम के लिए हम लोग पढ़ते थे, जब इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ नहीं होता था, एकदम फ्री आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब उसको कोई डिस्टर्ब करने के लिए कोई और एलिमेंट्स नहीं होता था। क्लियर? तो अगला जो हमारा टारगेट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। आप लोग NCERT में इसको पढ़िएगा, और उसके बाद हम अगला लेक्चर हम इसी पे लेके आ रहे हैं। ओके, तो चलिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं, और पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बेसिक लेवल की थी आज हम लोग उसको फिनिश करके अपने टर्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ओके, अगले लेक्चर्स में। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी। थैंक यू।